भारत और चीन दोनों लगभग एक साथ आजाद होते हैं, लेकिन आप देखेंगे कि चीन ने जो विकास किया है उसके अपेक्षाकृत भारत की जो स्थिति है वह बहुत पीछे है। आप सुबह उठते हैं और शाम को सोते हैं, तो रोजमर्रा के जीवन में जो सुबह उठने से लेकर शाम को सोने तक जो चीजें होती हैं, जैसे कि आपका टूथब्रश हो गया, आपका ट्रिमर हो गया, रेजर हो गया, योग मैट हो गया, डंबल हो गया, इलेक्ट्रॉनिक लाइटें हो गई, मोबाइल फोन हो गया, आपका एडोप्टर हो गया, या दीपावली की लाइटें हो गई। तो ज्यादातर जितनी भी चीजें होती हैं उनमें सामान्यतः आप देखते हैं कि वो मैन्युफैक्चरिंग होती है चाइना के द्वारा, और उन पर लिखा होता है मेड इन चाइना। तो चीन जो है वह दुनिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बन चुका है, सबसे बड़ा उत्पादक केंद्र बन चुका है। और देखिए, भारत और चाइना दोनों एक साथ आजाद होते हैं। चीन की जो जीडीपी है वह लगभग 17-18 ट्रिलियन डॉलर है, जबकि भारत की अगर हम बात करके चलें तो भारत की कितनी है, लगभग 4 ट्रिलियन डॉलर के आसपास है। तो 4-5 गुने का अंतर है। तो हम यह समझेंगे कि आखिर में वो कौन से कारण हैं जिसकी वजह से चाइना भारत से इतना आगे है, जबकि दोनों की जो आजादी है वो लगभग समान है, 2 साल का अंतर है केवल उनमें। ठीक है। तो इनमें सबसे पहले हम देखते हैं, आर्थिक कारणों में जो देखते हैं वह है समय का अंतर। अगर हम चाइना की बात करके चलें तो चाइना ने अपने यहां पर जो ओपन डोर पॉलिसी थी वह 1978 में अपना ली थी। ओपन डोर पॉलिसी का मतलब है कि जो विदेशी कंपनियां आएंगी अपने बाहर से और यहां पर चाइना में आकर के क्या करेंगी, इन्वेस्ट करेंगे। लेकिन अगर हम भारत की बात करके चलें तो भारत में जब वैश्विक आर्थिक मंदी आती है 1990 के बाद, उसके बाद भारत में एलपीजी का युग प्रारंभ होता है, यानी कि उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण का युग प्रारंभ होता है। तो लगभग 13 साल की बढ़त चाइना को वहां पर मिल जाती है, क्योंकि चाइना ने ओपन डोर पॉलिसी थी जो 1978 में ही प्रारंभ कर दी। इसका सीधा मतलब आप ऐसे समझिए कि जो विदेशी कंपनियां होती हैं, विदेशी इन्वेस्टर होते हैं, वो क्या करते हैं, दूसरे देश में आकर के निवेश करते हैं। जब दूसरे देश में निवेश करेंगे तो इससे क्या होगा, वहां पर पैसा बढ़ेगा, वहां पर रोजगार बढ़ेगा। साथ ही साथ वहां पर क्या होगा, रोजगार के साथ साथ जो कंपनियां आती हैं वो क्या करेंगी, सरकारों को टैक्स देंगी, सरकार का राजस्व बढ़ेगा। जब सरकार का राजस्व बढ़ेगा तो इससे क्या होगा, सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करेगी, सरकार सड़कों को मजबूत करेगी, परिवहन के साधनों को मजबूत करेगी, किसानों के लिए सब्सिडी देगी विभिन्न प्रकार की। तो इससे क्या होता है, देश की जो अर्थव्यवस्था होती है वह उसमें क्या आती है, खुशहाली आती है, उसमें बढ़ोतरी होती है। मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूं कि भारत में जापान की कंपनी थी मारुति। मारुति आती है और यहां पर मारुति सुजुकी बनाती है। तो मारुति सुजुकी जब यहां पर बनाई थी तो यहां की जो कार बनाने की कल्चर थी वह पूरी बदल गई, और उसी टेक्नोलॉजी से प्रेरित होकर के यहां के लोगों ने क्या किया, जो मशीनी उपकरण थे कृषि के लिए उनमें भी उस टेक्नोलॉजी को क्या किया, अप्लाई किया। इसका मतलब यह है कि जो विदेशी कंपनियां आती हैं वह केवल यहां पर आकर के पैसा ही इन्वेस्ट नहीं करती हैं, बल्कि वो अपने साथ नई टेक्नोलॉजी लाती हैं, नए अन्वेषण लाती हैं, नए नवाचार लाती हैं, जिससे लोग क्या करते हैं, सीखते हैं। तो पहला कारण था यह समय का डिफरेंस था कि भारत में एलपीजी का युग 1990 के बाद आता है, जबकि चाइना में 1978 से ही ओपन डोर पॉलिसी प्रारंभ थी। दूसरा हम कह सकते हैं कि चाइना जो है वह क्या है, दुनिया का सबसे बड़ा कारखाना है, सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब है। चाइना ने अपनी इकोनॉमी, अपनी जो अर्थव्यवस्था थी वह मैन्युफैक्चरिंग लीड ग्रोथ पर जोर दिया था। इससे क्या होगा, लाखों कंपनियां आएंगी, लाखों कंपनियां वहां पर लगाएंगे, रोजगार मिलेगा। जो ग्रामीण कार्यबल है, जो कम पढ़ा लिखा, कम कुशल कार्यबल है, उसको भी क्या मिलेगा, एक बड़ी संख्या में रोजगार मिलेगा। जबकि भारत ने क्या किया, भारत ने सर्विस सेक्टर पर जोर दिया, आईटी पे जोर दिया, बैंकिंग बीमा पे जोर दिया। तो इससे देश की जीडीपी तो बढ़ती है, लेकिन उस स्तर पर यहां के लोगों को रोजगार नहीं मिल पाता है। यहां को जो कम पढ़ा लिखा या ग्रामीण कार्यबल है उसको उस स्तर का रोजगार यहां पर बिल्कुल नहीं मिल पाता है। तो यह एक दूसरा कारण था। इसके अलावा चीन ने क्या किया कि वहां का जो इंफ्रास्ट्रक्चर था उस पर भारी निवेश किया, वहां के सड़कों पर, वहां के परिवहन पर, वहां के रेलवे ट्रैकों के लिए, वहां के पोर्टों के लिए, इन सारी चीजों पर चाइना ने किया किया निवेश किया। और चाइना की ये जो सारी चीजें दुनिया में बेमिसाल हैं, जबकि भारत में अब कुछ दशकों से इन चीजों में तेजी देखने को मिलती है। तो चाइना ने इंफ्रास्ट्रक्चर पर भारी निवेश किया।
ठीक है। इसके साथ ही साथ आप देखिए कि वहां पर जो मानव पूंजी है, मानव पूंजी में एक बड़ा इन्वेस्ट वहां देखने को मिलता है। वहां के जो नागरिक हैं उनके लिए बुनियादी जो शिक्षा थी, प्राथमिक शिक्षा थी और जो बुनियादी स्वास्थ्य था उस पर वहां के लोगों ने, वहां की सरकारों ने इन्वेस्ट किया। इससे क्या होगा, एक स्वस्थ और अनुशासित कार्यबल मिलेगा और वह क्या करेगा, देश की जीडीपी में अपना योगदान देगा। जबकि भारत में ये चीजें बहुत कम देखने को मिलती हैं। इसके साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि अगला जो कारण है वह है राजनीतिक निर्णय, राजनीतिक व्यवस्था और निर्णय की गति। चाइना में वन पार्टी कम्युनिस्ट व्यवस्था है, तो चाइना क्या करती है, वहां पर कोई भी पॉलिसी है वह लागू करनी है, या भूमि अधिग्रहण से संबंधित कोई मामला है तो जनता की सहमति के बिना और बिना जो राजनीतिक विरोध होते हैं और अदालती निर्णय होते हैं वहां पर वह नियम आसानी से लागू हो जाता है। लेकिन आप भारत की बात करके चलिए, भारत की अगर हम बात करके चलें तो यहां पर भूमि अधिग्रहण या किसी भी नीति को बनाने के लिए, लागू करने के लिए जनता के विरोध प्रदर्शनों का सामना करना पड़ता है। यहां पर कोर्ट अदालत जो होती हैं, अदालतें होती हैं, उनके निर्णयों का सामना करना पड़ता है, राजनीतिक विरोध का सामना करना पड़ता है, कई सारे विरोध होते हैं। उनके कारण जो नीति बनाई जाती है वह क्या नहीं हो पाती है, सही समय पर लागू नहीं हो पाती है। हमारे यहां पर एक जीवंत और बहुदलीय लोकतंत्र है, यह इसकी एक खूबी है। लेकिन विकास के निर्माण के लिए नीतियों को लागू करने में क्या करते हैं, देरी करते हैं। चाइना इतना आगे है, इसके पीछे कोई सिंगल कारक नहीं है, मल्टीपल कारक हैं, बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से चाइना हमसे बहुत आगे है। आप देखेंगे चाइना की अगर बात करके चलें, जब चाइना ने अपनी अर्थव्यवस्था खोली तो वहां की आधी से ज्यादा आबादी क्या हुआ, वहां के रोजगारों में और वहां के खेतीबाड़ी में और जो छोटे मोटे उद्योग थे उनमें उसने अपना योगदान दिया। चाइना में 60% से ज्यादा महिलाएं क्या करती हैं, रोजगार में, वहां की फैक्ट्रियों में, वहां की ऑफिसों में अपना योगदान देती हैं। जबकि भारत में आप देखिए, भारत में महिलाओं को हमेशा से चार दीवारी में रखा गया है। यहाँ की जो सामाजिक संरचनाएं, सुरक्षाएं हैं, सामाजिक चिंताएं हैं, घरेलू हिंसाएं, उनके कारण महिलाओं को क्या है कि इतना ज्यादा मौका दिया नहीं गया। अब वर्तमान स्थिति यह है कि महिलाएं भी क्या कर रही हैं, फैक्ट्रियों में अपना निजी स्वामित्व बना रही हैं। तो जिस देश की आधी से ज्यादा आबादी वहां के रोजगार में, वहां के काम काज में अपना हाथ बढ़ाएंगे, उस देश की अर्थव्यवस्था क्या होगी, स्वतः ही मजबूत होगी। टांसोपेंट विलेज एंटरप्राइजेस, ग्रामीण जनता की क्रांति वहां पर अच्छी देखने को मिलती है। वहां पर हुआ क्या था कि वहां की जो आम जनता थी, गांव की जो किसान थे, वहां के कुछ लोकल कम्युनिटी बना ली थी, उन्होंने छोटी छोटी फैक्ट्रियां स्थापित कर ली। तो इससे क्या हुआ कि वो लोग जो थे वह केवल खेती तक ही सीमित नहीं रहे, बल्कि वो क्या बन गए, एक औद्योगिक मजदूर या बिजनेसमैन बन गए। अपने छोटे छोटे कारखाने लगाने लग गए, बर्तन बनाने लग गए, कपड़े बनाने लग गए या कोई अन्य छोटे उपकरण बनाने लग गए। तो इससे भी क्या होगा, देश की अर्थव्यवस्था में सुधार आएगा। ठीक है। तो टाउनशिप विलेज इंटरप्राइजेस, ग्रामीण जनता की वहां पर क्रांति देखने को मिलती है। इसके साथ ही साथ अगर हम कामकाज की संस्कृति की बात करके चलें, लोकल पेट्रोलिज्म और काम की संस्कृति, वहां की सरकार ने राष्ट्रवाद को विकास के साथ जोड़ दिया। ये एक बहुत ही अच्छा पॉइंट है कि वहां की जो जनता थी उसके दिमाग में यह बैठा दिया गया कि अमीर होना ही देश की सबसे बड़ी राष्ट्रभक्ति है, और वहां के लोगों ने इसे स्वीकार किया। तो इससे वहां के जो लोग थे उनके दिमाग में यह बिल्कुल प्योरीफाई था कि राष्ट्र हित के लिए हमें अमीर होना जरूरी है। जबकि भारत में अगर हम देखेंगे तो भारत में ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। यहां के जो लोग थे उन्होंने क्या किया, यहां के लोगों ने अपने अधिकारों की मांग की, अधिकारों के लिए यहां के लोग बड़े जागरूक हैं। लेकिन जब बात कर्तव्यों की आती है तो वो लोग उदासीन बन जाते हैं। सड़कों पर लोग निकल आते हैं अपने अधिकारों के लिए, कोई भी पर्यावरण से संबंधित मामला है, आरटीआई से संबंधित मामला है, अधिकारों से संबंधित मामला है, किसी से संबंधित मामला है, लोग सड़कों पर निकल आते हैं अधिकारों के लिए, जागरूक हैं। लेकिन कर्तव्यों के प्रति यहां के लोग क्या है, उदासीन है। इसके साथ ही आप देखेंगे कि जो सरकार के द्वारा जो कौशल अभियान चलाए गए वहां पर, उनमें वहां के लोगों ने बढ़ चढ़ करके भाग लिया। चाइना के लोगों ने, जब सरकार के द्वारा कोई भी कौशल अभियान चलाया जाता तो वहां के लोग बढ़ चढ़ करके इस हिस्सा लेते थे
और उन्होंने वहां पर जो नई टेक्नोलॉजी थी और जो मशीनें थी उनको सीखने के लिए वो पूरी तरीके से तैयार थे और उन्होंने सीखा, और इस हद तक सीखा कि वहां के लोगों ने अपने घरेलू ब्रांड्स खड़े कर दिए। और आज चाइना को देखिए कि चाइना हर फील्ड में कितना आगे है। तो एक सिंगल कारक नहीं है, कई सारे ऐसे कारक थे जिसकी वजह से चाइना हमसे बहुत आगे है। अब देखिए आपके दिमाग में यह भी आ सकता है कि भारत में जो आर्थिक विकास की गति थी वह इतनी ज्यादा रफ्तार नहीं थी जितनी चाइना की थी। तो क्या इसमें सरकारों की गलती थी या जनता की गलती थी? यह दिमाग में आना लाजमी है कि वास्तव में इसके पीछे कारक क्या थे। तो देखिए इसके पीछे ना तो हम यह कह सकते हैं कि जनता ही कारक थी, ना ही यह कह सकते हैं सरकार, बल्कि इसकी जिम्मेदारी दोनों की थी। सरकार की भी इसमें कमियां रही और जनता की भी कमियां रही। अब हम दोनों को देखते हैं कि सरकार की क्या कमियां रही। शुरुआत के जब स्वतंत्रता के बाद शुरुआती दशकों में क्या होता है, सरकार की जो नीतियां थी उनमें दूरदर्शिता देखने को नहीं मिलती है। जैसे कि हम कह सकते हैं कि सरकारी नीतियों में झिझक। सरकारी नीतियों में झिझक का मतलब यह है कि शुरुआती दौर में सरकार ने बहुत लंबे समय तक देश को लाइसेंस राज में बांध कर रखा। जब लाइसेंस राज में बांध कर रखेगा तो प्राइवेट सेक्टर तो पनप ही नहीं पाएगा। जब चीन अपनी अर्थव्यवस्था खोल रहा था तो भारत जो प्राइवेट सेक्टर थे, प्राइवेट कंपनियां थी, उनको कड़े नियमों से बांध रही थी। आज आप देखिए एक आम आदमी के लिए कोई भी नियम कानून, यानी कि किसी का फॉर्म भरना है या कोई भी सरकारी योजना का लाभ उठाना है तो उसके लिए ना जाने कितने कागज पत्तर होते हैं, उनकी फॉर्मेलिटी पूरी करनी पड़ती है। तो ऐसे ही कंपनियों पर न जाने कितने नियम लागू कर दिए थे कि ये सारे सारे मापदंड हैं, इन पर आप खरा उतरते हैं तो ही आप क्या कर पाएंगे, प्राइवेट सेक्टर में जा पाएंगे, प्राइवेट सेक्टर बना पाएंगे। तो यहां पर लाइसेंस राज कर दिया गया था। जब चीन अपनी अर्थव्यवस्था को खोल रहा था तो यहां पर जो सरकारें थी वह क्या कर रही थी, कंपनियों को कड़े नियमों से प्रतिबंधित कर रही थी। इसके साथ ही साथ देख सकते हैं कि जो बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर था उसकी अनदेखी की गई थी। सरकारें योजनाएं बनाई लेकिन कागजी योजनाएं थी। जमीनी स्तर पर आप देखिए जो देश के प्राइमरी स्कूल हैं, जो बुनियादी स्वास्थ्य केंद्र हैं, जो प्राथमिक चिकित्सा केंद्र हैं, उनकी स्थिति को देखिए कितनी बदहाल पड़ी हुई है। जब देश को एक कुशल और एक स्वस्थ नागरिक नहीं मिलेगा तो फिर उस देश की अर्थव्यवस्था का क्या होगा। एक स्वस्थ और अनुशासित कार्यबल मिलना देश के लिए बहुत जरूरी है, जो कि चाइना ने किया था। भ्रष्टाचार और लाल फीताशाही यहां पर है। सरकारों के द्वारा नीतियों के लिए पैसा आता था, लेकिन बीच में आते आते वो बिचौलिया और जो सरकारी तंत्र में बैठे हुए लोग हैं उनकी भेंट चढ़ जाता था। इससे कोई भी प्रोजेक्ट क्या होता था, 10वें वर्ष 20वें वर्ष लटका रहता था। तो सरकार की भी इसमें कमियां हैं। लेकिन सरकारें जो होती हैं वह ऊपर से उतर के नहीं आती हैं, वो भी समाज का आईना होती हैं। साथ ही साथ जनता की भी दीर्घकालिक गलतियां थी। जनता को आप देखिए, यहां की जो जनता है देश की, जो चुनाव होते हैं उनकी जो प्राथमिकताएं होती हैं वह बहुत ही अप्रासंगिक होती हैं। देश में जब भी चुनाव हुआ है तो यहां के लोगों ने मत इस आधार पर नहीं दिया है कि शिक्षा के नाम पे नहीं दिया, रोजगार के नाम पे नहीं दिया, स्वास्थ्य के नाम पे नहीं दिया, इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे नहीं दिया, स्टार्टअप के नाम पे नहीं दिया, विश्वसनीय शिक्षा या फैक्ट्रियों के नाम पे वोट नहीं दिया। जाति के नाम पे दिया, धर्म के नाम पे दिया, क्षेत्र के नाम पे दिया, नस्ल के नाम पे दिया, या फिर चुनावों से पहले जो कुछ मुफ्त उपहार मिलते हैं उनके आधार पर यहां पर वोट दिया। जब जनता ही सरकार से विकास की बात नहीं करती है तो सरकार गंभीरता से ना लेकर के लोकल भावन शॉर्टकट अपनाती है। तो जनता की भी यह गलती है। दूसरी बात आप देखेंगे कि यहां की जनता में अनुशासन की कमी। बात आती है अधिकारों की तो लोग सड़कों पर निकल आते हैं, लेकिन बात जब कर्तव्यों की आती है, टैक्स की आती है, स्वच्छता की आती है, ठीक है, या फिर यहाँ के नियम कानूनों को मानने की बात आती है तो समाज में एक बड़ी उदासीनता देखने को मिलती है। तो जनता की भी गलती है। तीसरा हम कह सकते हैं कि श्रम को सम्मान नहीं, या कह सकते हैं कि परंपरागत रूढ़िवादी दृष्टिकोण, श्रम के प्रति परंपरागत रूढ़िवादी दृष्टिकोण। यहां के समाज ने, यहां के लोगों ने, जो हाथ से काम करने वाले लोग हैं, जो वर्कर हैं, इलेक्ट्रीशियन हैं, मैकेनिशियन हैं, तुम्हारे प्लम्बर हैं, मशीनों को चलाने वाले लोग हैं, उनको कभी सम्मान के दृष्टिकोण से नहीं देखा।
जो दिमाग से काम करने वाले लोग हैं उनको सम्मान के दृष्टिकोण से देखा। इसीलिए क्या होता है कि यहाँ पर डिग्रियों की तो बाढ़ आई, लेकिन एक जो जरूरतमंद लोग थे उनको कभी भी देश की अर्थव्यवस्था में इतना ज्यादा सहयोग नहीं मिल पाया। जबकि चाइना ने क्या किया, चाइना ने जो वोकेशनल ट्रेनिंग होती है, जो व्यवहारिक हुनर होता है, उस पर ज्यादा जोर दिया। तो वहां के लोगों ने मशीनों को चलाने के लिए क्या थे, उनमें जोश था, उन्होंने सीखा, टेक्नोलॉजी को सीखा, अपने नए ब्रांड्स बनाए, अपनी कंपनियां खड़ी की। तो यह भी एक बड़ा कारण है। तो हम संक्षेप में या निष्कर्ष रूप में कह सकते हैं कि शुरुआती वर्षों में जो सरकारें थी वो इसके लिए, यानी कि जो नीतियां बनाने का काम होता है सरकारों को होता है, तो सरकारें इसके लिए जिम्मेदार थी, क्योंकि दिशा तय करना नेतृत्व का काम होता है। लेकिन बात यह भी है इसका खंडन करते हुए कि एक, यानी कि जो जनता है वह भी दीर्घकालिक रूप से जिम्मेदार है, क्योंकि एक सजग और जागरूक समाज खराब सरकारों और खराब नीतियों को भी क्या करता है, परिवर्तित कर देता है। तो सिंगल कारक नहीं कह सकते हैं कि इसके लिए केवल सरकार जिम्मेदार थी या जनता जिम्मेदार थी, इसके लिए दोनों ही जिम्मेदार थे। अगली बात हम यहां कह सकते हैं कि भारत में जो जाति व्यवस्था है वह बहुत ही क्या है, सुदृढ़ है। भारत में, भारत के जो लोग हैं अपनी ऊर्जा और अपनी जो सहभागिता है वह राजनीतिक ध्रुवीकरण के चक्कर में क्या करते हैं, खर्च कर देते हैं। यहां पर लोग जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, नस्ल के नाम पर, बहुत सारी चीजों के नाम पर बटे हुए हैं, तो अपनी ऊर्जा और सहभागिता को क्या करते हैं, आरक्षण, संघर्ष जैसे आंदोलनों में अपनी ऊर्जा और सहभागिता को खत्म कर देते। जबकि चाइना की अगर हम बात करके चलें तो वहां पर एक सांस्कृतिक एकरूपता दिखाई देती है, जिसके कारण पूरी की पूरी जनता एक ओर मुड़ जाती है। तो चाइना भारत से ज्यादातर क्षेत्रों में बहुत आगे है, इसीलिए इसके ये सारे के सारे कारक हैं। मैं आपके लिए एक रोचक बात और बता देता हूं कि चाइना की जो पहले कंपनियां थी वह लिखती थी मेड इन चाइना, लेकिन अंतरराष्ट्रीय मार्केट में उनकी क्वालिटी को लेकर के छवि खराब होने लगी थी। इसीलिए चाइना ने अब क्या कर दिया है, चाइना ने मेड इन चाइना की जगह मेड इन पीसीआर, पीआरसी कर दिया है, पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना, जो कि चीन का आधिकारिक नाम है।